आपकी स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम बहुत अच्छी गई होगी, ऐसा मैं अंदाजा लगा रही हूँ। फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ आपका स्टैटिस्टिक्स का अपडेट क्या है। ऑल्सो मुझे बहुत सारे बच्चों के डीएम्स एंड कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ इंग्लिश में कुछ हेल्प करा दो, ग्रामर समझ नहीं आता है, किस तरीके से हम इंग्लिश के एग्ज़ाम अपीयर करेंगे, सारे एग्जाम्स तो अच्छी गई, इंग्लिश में क्या होगा। तो बेटा डोंट वरी, ये वीडियो हम इसीलिए ला रहे हैं ताकि आपका हम इंग्लिश करवा सके। ये वीडियो में मैं आपको पूरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप टेक्स्ट बुक अटेम्प्ट करोगे, किस तरीके से आपको ग्रामर करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल मैं आपको अगर बताऊं तो ये वीडियो आपका स्ट्रैटेजी वीडियो प्लस आईएमपी क्वेश्चन वाला वीडियो होने वाला है। सो लेट्स रॉक द इंग्लिश एग्जाम। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारा फर्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेक्शन वाइज आपका डिवीजन किस तरीके से रहता है, आपका पेपर स्टाइल किस तरीके से है, और ये समझाते समझाते मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इंग्लिश की एग्जाम अपीयर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो सेक्शन ए रहता है बेटा, अपना सेक्शन ए होता है प्रोज। आपका जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो उसमें से, चलो तो सबसे पहला आपका जो सेक्शन ए रहता है ना, ए में आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहता है बेटा कॉम्प्रीहेंशन। एमसीक्यू बेस होता है, आपको कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ दिया होता है, उसके रिलेटेड आपको नीचे एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, उसको आंसर करना रहता है। वो टोटल आपके 5 मार्क्स कैरी करता है, 5 मार्क्स। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अदर देन दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, क्योंकि जब भी हम एमसीक्यू नाम सुनते हैं ना तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा है ना वो देख के अरे हाँ हाँ ये तो मुझे मिल गया, पैराग्राफ में था, तुरंत टिक कर देते हो। नहीं बेटा, थोड़ा सब्र करो। देखो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी का पेपर नहीं छूटना चाहिए, उतना लेंथी नहीं होता है जैसे अपना इकोनॉमिक्स एंड बीए होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी लिखो। 2 बार अच्छे से एमसीक्यू का क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट अपना बेटा रहता है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलअप्स रहते हैं। फिलअप्स भी आपके कितने मार्क्स से रहते हैं बेटा? 5 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद अपना आ जाता है बेटा क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग रहता है, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने रहते हैं? 3। ये पेपर स्टाइल के बाद मैं आपको वही आईएमपी क्वेश्चंस देने वाली हूँ। कुछ 50 क्वेश्चंस है, उतने कर लोगे तो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको गाला कर देनी है। आई होप सबने गाला सॉल्व कर ही दी होगी, तो मुझे कोई सेंस नहीं लगा कि इसमें मैं गाला के क्वेश्चंस ऐड करूं, बट सेफर साइड के लिए आप क्या कर लोगे? गाला भी सॉल्व कर लोगे। गाला के अलावा ये जो मैं आपको 50 क्वेश्चंस दे रही हूँ, पोयम और जो आपका जो क्वेश्चन आंसर्स है सबका वो मिक्सचर है, तो आईएमपी क्वेश्चन ये 50 कर लोगे तो भी आपका आराम से काम निकल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो ये रहा अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहला अपना एमसीक्यू रहता है, फिर फिलअप्स रहता है, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सेक्शन बी जो आपका रहता है वो पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग, ये दोनों का मिक्सचर रहता है। अब देखो सबसे पहला आपका कॉम्प्रीहेंशन स्टैंजा, मतलब जो पोयम है ना, पोयम का एक स्टैंजा आपको दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसका आंसर करना है। अब देखो इसमें आपको पोयम रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पोयम में ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका मीनिंग आपको लिखने को बोल दिया जाएगा। अब कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि आप आंसर उधर ढूंढ सकते हो, पर अगर वर्ड मीनिंग पूछ लिया तब कहाँ जाओगे? तो आई सजेस्ट कि आप जितनी भी पोयम्स है ना उसके जितने भी हार्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं, वो एक बार पढ़ लो। ओके, तो वो आपका 4 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आ जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच। फटाफट मुझे कमेंट करो कि क्या आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच का भी एक वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। जल्दी से कमेंट करना ताकि मैं रात के रात बना के आपके लिए डाल दूं एग्जाम से पहले, तो फटाफट आप गो थ्रू कर जाओ। तो आपका फिगर ऑफ स्पीच बेटा कितना मार्क्स का रहता है? 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, फिर आते हैं पोएट्री क्वेश्चन आंसर्स में। आपके जो भी जितने भी पोयम है उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। आपको 6 क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने रहते हैं? 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं बेटा? टोटल 9 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर सप्लीमेंट्री रीडिंग के 2 कॉम्प्रीहेंशन आपको 2-2 मार्क्स से पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको स्टैंजा दे दिया जाएगा। ठीक है, वो मतलब पर्टिकुलर पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग में आई डोंट थिंक सो लोगों को इतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पैराग्राफ में कंटेंट दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है बेटा?
आंसर लिखना है। आई होप सेक्शन बी आपको पूरा समझ आ गया होगा किस तरीके से है। अब देखो, मैं आपको स्ट्रैटेजी में ये बताना चाहती हूँ कि जो सेक्शन ए था अपना, ठीक है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन है तो आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा आपका फिलअप्स रहता है, फिलअप्स के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा आपका क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के आईएमपीस तो मैं आपको दे रही हूँ ये वीडियो के एंड में, ठीक है। सेम सेक्शन बी में आपको पोयम पढ़ना रहेगा, उसके मीनिंग्स पढ़ने लगेंगे। बाकी आपने अगर पूरे साल थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है या तो पोयम का ओवरव्यू भी पता है तो आप ये 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर कर ही सकते हो। समझ लो 1 मार्क्स का आपको वर्ड मीनिंग पूछा है, ठीक है, तो ये भी अपना सॉर्टेड है, ये भी इतना कोई टेंशन नहीं देगा। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच, मैंने आपको बोला अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी कि फिगर ऑफ स्पीच आपको कौन सी मेन याद रखनी है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका बेटा रहता है पोएट्री क्वेश्चन आंसर्स, जिसके आईएमपी में सेम मैंने बताया मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाली हूं, तो उसी में से आप कर लेना, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दोनों, तो ये भी इजी है। कॉम्प्रीहेंशन बेटा अनसीन बहुत होता है इंग्लिश के पेपर में, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है, क्योंकि आपको पता नहीं है पर आपको टॉपिक तो पता है किस तरीके से आने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी, अब ये बहुत डरावनी चीज है, ठीक है। वो हॉरर स्टोरी होती है ना, हॉरर स्टोरी में जब जो हीरो होता है वो ऐसे जाता है, उसको आवाज़ आती है ना कुछ गिरने की या टंग से या फिर कोई भी ऐसे अंधेरी जगह से कोई आवाज़ आती है, ठीक है, और फिर वो जाता है और पूछता है कौन है, एज इफ कि वहाँ से भूत जवाब देगा हाँ भाई मैं हूँ, मैगी बना रहा हूँ आजा। तो ऐसे ही कुछ ग्रामर का है, ठीक है। हमें पता है ये थोड़ा सेक्शन थोड़ा खतरनाक होता है, बट हमको फिर भी जाना ही है वो गली में, ठीक है। भले हमको पता है कि उसके बाद उस वहाँ पे जाते ही हमारा डेड एंड होने वाला है, बट देखो बेटा, रादर देन थिंकिंग इट एज अ चैलेंजिंग थिंग, या तो नहीं समझ आता, नेगेटिविटी से भरे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मुझे भी ट्रस्ट मी, मुझे भी स्कूल में कभी भी ग्रामर समझ नहीं आया था, ठीक है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार भाई ये क्यों है तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता। मुझे मैथ्स जो था वो भी थोड़ा बहुत ऐसे लगता था और इंग्लिश ग्रामर भी मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लगता था, बट फिर मुझे ऐसा हो कि भाई ऐसे कैसे, हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, ऐसे कैसे समझ नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बना के चीजें सीखना समझना चालू कर दिया। तो बस मैं वही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझा दूंगी कि एट दी एंड आपको क्या करना है, इसमें मार्क्स ही स्कोर करने हैं ना, अपने को पूरा थोड़ी ना आजीवन इसको लेके घूमना है। तो शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको जितना सिलेबस कवर हो सके मैं उतना करवा दूंगी। देखो एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, जो आपका 4 मार्क्स कंटेन करता है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आ रही हूँ, ठीक है। दूसरा पंचुएशन मुझे लगता है बहुत ईजी है, 2 मार्क्स का है और अपने पंचुएशन बचपन से सीख के आए हैं, तो ये आप इजीली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। दूसरा है इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस बेटा आपके 4 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बना दी है, वीडियोस भी बन चुका है, अपलोड हो जाएगा आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड आपका रहता है बेटा एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है, बट उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। तो मुझे यही वीडियो में फटाफट कमेंट कर दो कि अगर आपको डू एज डायरेक्टेड समझने के लिए भी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं उसके लिए भी फटाफट से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये आपका रहता है पूरा ग्रामर सेक्शन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पंचुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड डू एज डायरेक्टेड। डायरेक्ट इनडायरेक्टेड का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। उसमें मैंने उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया जिसको 1% डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है, बस उसको पता है नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। तो अभी कल ही एग्जाम है, तो किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मार्क्स स्कोर करें, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो यहां तक हमारा बेटा रहा सेक्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं बेटा सेक्शन नंबर डी में। सेक्शन नंबर डी अपना रहता है रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें अपना टेक्स्ट बुक का या कहीं का कोई भी लेना देना कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसमें आपको रहता है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन रहता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसी रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। बट हमेशा बेटा ये याद रखना, कॉम्प्रीहेंशन का जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसका पीओवी आप अच्छे से समझो, पॉइंट ऑफ व्यू आप अच्छे से समझो क्या पूछना चाहता है। इसलिए मैंने आपको आगे भी बोला था, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चन है ना बेटा 2 बार पढ़ो आप,
एक बार नहीं 2 बार अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर लिखो, ठीक है। तो आपका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 5 मार्क्स का। फिर आ जाते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग आपका रहता है बेटा 5 मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड नोट राइटिंग। आई गेस ये दोनों आपका और में होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा इजी रहता है बिकॉज उसमें आपको पाई डायग्राम या कुछ भी मतलब दिया जाएगा और उसको आपको क्या करना है, डेटा को इंटरप्रिटेट करना है। नोट राइटिंग भी अच्छा है। देखो इसमें यहाँ पे आपकी चॉइस है, आपको कौन सी चीज अच्छे से लिखने आती है आप वो लिखो, ठीक है। ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों आता है तो मैं बताऊंगी डेटा इंटरप्रिटेशन लिखो, वो ज्यादा बेटर है। वो आपका रहता है बेटा 5 मार्क्स का। फिर आ जाते हैं ईमेल में। ईमेल आपको फॉर्मल भी पूछ सकते हैं, इनफॉर्मल भी पूछ सकते हैं। सिंपल चीज है बेटा, फॉर्मल मतलब आप प्रोफेशनली वो चीजें लिख रहे हो, इनफॉर्मल मतलब आप किसी रिलेटिव दोस्त वगैरह को लिख रहे हो। अब देखो दोनों में डिफरेंस होता ये है कि राइटिंग में डिफरेंस होता है। जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो या फॉर्मल ईमेल लिखते हो, ठीक है, कोई भी चीज में अगर फॉर्मल आ जाता है ना बेटा, तो फॉर्मल में चीजें सटीक होती है, पॉइंट टू पॉइंट, नो बकवास। जितना काम है जो बात है सीधा सीधा लिखो और फिर बाकी आजू बाजू की कोई बकवास नहीं करनी है, ठीक है। और इनफॉर्मल में आप एडिशनल डिटेल लिखते हो, डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, बिकॉज उसमें आजू बाजू की दूसरी चीजें भी आती है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ईमेल राइटिंग 5 मार्क्स में आपका आ जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर ई। अब सेक्शन नंबर ई है बेटा वो आपका रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग पे रहता है। रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग दोनों पे मैंने वीडियो बनाया है, किस तरीके से उसका फॉर्मेट है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स लेता है। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आपको जो चीज सबसे ज्यादा अच्छे से लिखना आती है वो आप लिखो पहले। अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट अच्छे से पता है, वो आप अच्छे से लिख पाते हो तो रिपोर्ट लिखो, वरना आर्टिकल लिखो, चॉइस इज योर्स। बट ऐसे बच्चे हैं कि जिनको दोनों आता है, पर जिसको ऐसा है कि मैं कौन सा लिखूं, तो आई सजेस्ट आप आर्टिकल राइटिंग लिखो। आर्टिकल राइटिंग आपका ज्यादा अच्छे से होगा और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेगा एज ऑफ नाउ। तो उस वे से मैं आर्टिकल राइटिंग बोलूंगी आपको लिखने को। बट अगर ऐसे बच्चे हैं कि जिसको एक ही अच्छे से आता है तो भाई वो फिर रिपोर्ट राइटिंग पे फोकस करे या तो आर्टिकल राइटिंग पे फोकस करे। आई होप दिस इज क्लियर। चलो उसके बाद आता है बेटा जॉब एप्लीकेशन। कंपलसरी क्वेश्चंस है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, जॉब एप्लीकेशन कैसे मेंशन करना है, किस तरीके से लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। मैंने जॉब एप्लीकेशन वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको दे ही दिया है, तो उसमें मैंने ब्लैंक स्पेस रखी है, ठीक है, कि आपको उसके अंदर आपका जो भी जॉब का जो भी पोजीशन है, डेट है, पेपर न्यूज़पेपर है, खाली वो फिल करना है, बाकी वही का वही फॉर्मेट छाप दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, चेक कर लेना उसको भी, ठीक है। एसे एंड स्पीच राइटिंग आपका रहता है बेटा 8 मार्क्स में, ठीक है। अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पीच राइटिंग अच्छे से आता है तो ही वो स्पीच राइटिंग पे जाए, वरना जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेटा ऐसे राइटिंग ही लिखो। क्यों ऐसे राइटिंग लिखने को बोल रहे हो बेटा, बचपन से आपने इंग्लिश में ये चीज तो कॉन्स्टेंटली लिखी ही है, तो समवे और दी अदर आप ऐसे तो अच्छे से लिख ही पाओगे, ठीक है। हम बोल सकते हैं स्पीच राइटिंग आपने रिसेंटली सीखी होगी, तो इट इज पॉसिबल कि आप वहां पे थोड़ा बहुत मिस्टेक करो या फिर थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो जाए, तो बेटर है कि आप ऐसे ही लिखो। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो ये अपना रहा बेटा सेक्शन वाइज किस तरीके से होता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, जो जो वीडियोस में बनाती जा रही है उसको चेकआउट करते जाना है। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। वापस से मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, गाला कंप्लीट कर लेना है। गाला में आपके भी जितने भी प्रोज एंड पोएम्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे आपको याद होने चाहिए, अच्छे से आपको कर लिए होने चाहिए। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन बैंक है उतना कर लोगे तो बेटा मोर देन इनफ है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पेपर स्टाइल समझी, इतने ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाते हैं, तो इतना भी कर लोगे वो भी इनफ है। बाकी आप टाइम कंज्यूम करो राइटिंग पोर्शन में, ठीक है, ग्रामर में। सो आई होप इतना क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहला बेटा जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, फ्रांस सिंग विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन।
इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, ठीक है, कि क्या वो उनको जर्मन में गाने के लिए मतलब बोल सकते हैं, इवन पिजन्स को भी, तो उसको ये स्टेटमेंट क्या इसका मीनिंग है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है व्हाई डज द डोगल्स एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट, व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर कैसा था, क्या था, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको लार्जर स्केल में जाके उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर है हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट, ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं वो किस तरीके से मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, फ्रीडम मूवमेंट में, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ नॉवेल, ठीक है, कौन सा ऐसा रीजन था कि ये जो नॉवेल था द नेम ऑफ द रोज वो इतना सक्सेसफुल था, तो उसको आपको मेंशन करना है। व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड द सोफी बिलोंग्स टू, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस, सोफी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था, ठीक है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा था, वो आपको इधर मेंशन करना है। नेक्स्ट फिर है बेटा व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, मदर को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर्स बिल्डिंग विद डॉम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटिफुल वैलीज, हाउ डू द कॉन्ट्रैक्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन, ये जो शेक्सपियर जो पूरा वॉल था वो शेक्सपियर्स की बिल्डिंग, डॉम्स एंड वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैली से क्यों डेकोरेट किया गया है, और वो जो चिल्ड्रन है वो उनके लिए क्या मीन करता है, किस कॉन्ट्रास्ट में उसको बनाया गया है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चूज अ क्वाइट कमर एंड कीप स्टिल फिजिकली मेंटली फॉर अबाउट फर्स्ट मिनट्स, डू यू फील एनी चेंजेस इन योर स्टेट ऑफ माइंड, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, फिजिकल एंड मेंटल, ओके। फिर डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, क्या हम ब्यूटी थोड़े शॉर्ट मोमेंट के लिए ही एक्सपीरियंस करते हैं, या तो फिर हमारे ऊपर उसका लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन होता है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्जिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इट इज वेन, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि चाइल्डिश लॉन्जिंग, यहाँ पे पोएट ने क्यों ये वर्ड यूज किया है, उसको वेन क्यों बोला गया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते बेटा, फिर आता है अपना व्हाई वॉज फ्रांस स्कैर्ड दैट डे, वो क्यों डरा हुआ था, व्हाई डिड ही सी ऑन हिज, व्हाट डिड ही सी ऑन हिज वे टू स्कूल, और डिड ही गेट टू हिज डेस्क, उसने उस दिन क्या देखा रास्ते में, ठीक है। What are the dreams of the poor like Shaheb-e-Alam and Mukesh could be realized, what is the reality of the situation, क्या थी reality situation की, तो वो आपको explain करनी है। What is the theme of the story, the rat trap, तो उसका theme क्या है और वो कैसे develop हुआ उसको explain करना है। Discuss in the small group, taking off the point in the context, सबसे पहला है film production today has come to a long way from the early days of the studios, and second is poetry, films and humor and criticism, तो ये points को आपको discuss करना है, ठीक है। next है बेटा सोफी, dreams and disappointments are in all in her mind, सोफी के जितने भी ड्रीम्स थे, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स थी, वो किस तरीके से सिर्फ उसके दिमाग में थी, नॉट इन रियलिटी, तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई एवरीथिंग वाज इन माइंड, ठीक है। Next questions. Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their home? तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। What do you think of the color of sour cream? sour cream का कलर है तो उसके बारे में आपका POV लिखना है। और why do you think poet has used this expression to describe the classroom walls? और क्यों ये जो कलर का डिस्क्रिप्शन जो पोएट ने ऐसे क्यों दिखाया कि वो क्लासरूम वॉल को डिस्क्राइब करता है, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Why does one feel a sudden strangeness
एक इंसान को सडन स्ट्रेंजनेस क्यों फील होती है? इन अ काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी ब्रदरिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू यू? देयरफॉर आर वी वियरिंग अ फ्लावरिंग बैंड्स, हम फ्लावरिंग बैंड्स पहनते हैं, ब्लाइंड अस टू द अर्थ, वो जो सेंटेंस है वो हमें क्या सजेस्ट करता है, क्या मीनिंग बनता है उसका, कौन से कॉन्टेक्स्ट में पोएट ने उसको मेंशन किया है, तो यू हैव टू मेंशन दैट एज वेल, ठीक है। द सिटी फॉक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड और टू द पीपल हु रैन इट, इफ ऑल दे डिड इट वॉज अ कंप्लेन, व्हाट वॉज द कंप्लेन अबाउट? लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो वो कौन सी कंप्लेन थी? सिर्फ कंप्लेन ही करे जा रहे थे, तो वो कंप्लेन को मेंशन करना है और क्यों किया है कंप्लेन, उसको मेंशन करना है, ठीक है। व्हाट वेर द ऑडियंस आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? आंट जेनिफर्स, you have to give this meaning as well, ठीक है। why it is significant that the poet uses the word ringed, poet ने ringed word क्यों यूज किया वो कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। and what is the meaning of ringed in the poem, ringed का मीनिंग क्या है पोएम में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा, हम अगर टेक्स्ट बुक पे फोकस करेंगे लास्ट मोमेंट में, अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक पूरी पढ़ाने बैठी तो हमारा ग्रामर छूट जाएगा, तो मैंने आपको बंच ऑफ क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको इसके आंसर्स नहीं आते हैं, नहीं पता है, तो यू नो वेयर टू कॉन्टेक्ट, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मुझे पर्सनली डीएम कर दो, कमेंट कर दो, तो आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। बट ये बंच ऑफ क्वेश्चन कर लोगे, गाला कर लोगे, तो दैट्स इट, उसके बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता है, वहीं पे दुनिया खत्म हो जाती है जीएससीबी की, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड कैसे डिफरेंट था, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। हाउ डिड द डूगल्स मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? डूगल्स ने कैसे वो ध्यान रखा कि जो ओल्ड टेरर है उसको कॉन्कर्ड कर सके, ठीक है। द स्टोरी हैज मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू द अदर बिहेवियर, पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ योर सरप्राइजेस। अब यहाँ पे आपको खुद से बेटा बना के ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा, आप विश करो कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको आपका पीओवी लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ दिस सरप्राइजेस, आपको अपने हिसाब से इसको आंसर देना है, पर टेक्स्ट बुक से ही, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक द गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ? गांधी जी ने जो चंपारण इंसिडेंट हुआ था उसको टर्निंग पॉइंट किस तरीके से बताया था। अब हमको पता है चंपारण विलेज में क्या हुआ था, अगर टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, अगर एसएस भी पढ़ा होगा, तो जो इंसिडेंट हुआ तो वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे बना, वो गांधी जी के पीओवी से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द ऑथर हैज यूज्ड जेंटल ह्यूमर टू द पॉइंट आउट ह्यूमन फॉबल्स, पिक आउट द इंस्टेंसेस ऑफ दिस टू शो हाउ। जो ऑथर है उसने जेंटल ह्यूमर किस तरीके से यूज किया है, तो उसको आपको पॉइंट आउट और लिस्ट आउट करके मेंशन करना है। ये भी इसी के जैसा क्वेश्चन है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों बोला गया है, उसको इस तरीके से डिस्क्राइब क्यों किया गया है, तो आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। What symbol from the nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? नेचर के अंदर क्या बोला है कि there can be a life, उसके अंदर एक जीव है, उसके अंदर एक लाइफ है। apparent stillness, stillness का बड़ा मतलब होता है कि आप जब स्थिर हो जाते हो, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि यहाँ पे पोएट क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, कि जो नेचर है उसके अंदर स्टिल लाइफ है, भले वो स्टिल है, बट व्हाई देयर इज अ लाइफ, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट होल पार्ट, ठीक है। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ द ट्रबल एंड सफरिंग? यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ, भले ही हमारी लाइफ में कितने भी परेशानियां आए, कितने भी दुख दर्द पीड़ा आए, फिर भी हमारे जीवन में लव लाइफ कैसे होती है, किस तरीके से उसका रोल प्ले होता है, तो वी ऑल नो दैट, ठीक है। उसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगी, अस, राइट।
वी आर हियर बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, वी आर सोशल एनिमल्स। हम लोगों ने BST में पढ़ा था हायरार्की ट्रायंगल, ठीक है। वी आर ह्यूमन्स, वी वांट लव एंड सपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट्स व्हाई आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ। सो वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी। सो ये आपको एक्सप्लेन करना है, बट बेटा ये तो पोएम के पीओ से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं। What is the theme of the story? Rat trap. How has this theme been developed? आगे क्वेश्चन था कि आपको रेड ट्रैप के बारे में बताना था, बट यहाँ पे आपको एडिशनल एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो थीम है वो किस तरीके से डेवलप्ड होती है। आई होप वहां तक आपको दिख रहा होगा, बट ये लिखा है बेटा हाउ हैज दिस थीम बिन डेवलप्ड, तो ये कैसे डेवलप हुआ उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है साथ साथ में, ठीक है। व्हाट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर डिड गांधी सजेस्ट, गरीबों के लिए कौन सी सजेशन दिया था, स्पेशली पुअर पीपल्स के लिए, कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। हाउ फार डिड द चंपारण मूवमेंट हेल्प इन दिस डायरेक्शन, चंपारण मूवमेंट ने किस तरीके से इस डायरेक्शन में हेल्प करी, उनके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करी। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू फ्री फ्रॉम फियर, सबसे मेन मोटिव क्या था कि डर का मुकाबला करो, डर का सामना करो, ठीक है। What do you think was the beginning of the liberation from the fear of the British? ये स्टेटमेंट को भी आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप दिस इज क्लियर। What are some of the positive views on interview? कौन से पॉजिटिव व्यूज थे इंटरव्यूज के, तो वो व्यू पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। सोफी ड्रीम्स and disappointments are all in her mind. I hope this is also a repetitive question, so we will skip this as well. Moving ahead, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र बढ़ना कैसे नेचुरल प्रोसेस है। एंड हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमारे जो दादा दादी हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम एरिया, स्लम एरिया में आपने कभी एलिमेंट्री स्कूल देखा है, या अगर आपने देखा है तो आपने कभी वहां पे जाके विजिट किया है, ठीक है। व्हाट इट लुक लाइक, ठीक है। अगर नहीं भी देखा है पर आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इमेजिनेशन करके डिस्क्राइब करना है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट सजेस्ट, पोएम का पीओवी एंड टाइटल का मीन, मतलब टाइटल क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये टाइटल क्यों रखा गया है, उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव अस, ब्यूटिफुल थिंग हमको कौन सा प्लेजर देता है, ठीक है। ब्यूटिफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, जो भी जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें हैं उनको ट्रेजर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यू गाइज, फॉर मी यू आर द ब्यूटिफुल थिंग एंड आई वॉन्ट टू ट्रेजर यू फॉर माई होल लाइफ, ठीक है। कोई चीजी पिकअप लाइन नहीं मार रही हूं मैं, आपको जस्ट बता रही हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट द रोड साइड स्टैंड, और आपने वहां पे खड़े होके कौन सी चीजें ऑब्जर्व करी है वो मेंशन करना है। ऑफ व्हाट ऑफ हुम वाज द आंट जेनिफर टेरिफाइड विद द थर्ड स्टैंडा, थर्ड पैराग्राफ में जो थर्ड स्टैंजा था उसमें जो जेनिफर आंट थी वो किस चीज की वजह से टेरिफाइड थी या किससे टेरिफाइड थी वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। ओके बच्चा लोग, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। आई होप ये आपको बहुत ही काम आए, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन बैंक कर लेना आप, ठीक है। गाला में जितने भी टेक्स्ट बुक के और पोएम के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम ग्रामर का वीडियो भी लेके आ रहे हैं, तो डोंट वरी, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। आपका ग्रामर पोर्शन में जितना हो सके उतना मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। देखो, एक दिन पहले हम बड़ा सा गेट तो नहीं खोद सकते, पर एक छोटी सी सुरंग तो बना सकते कि जिससे हम आर पार निकल जाए, तो बस हमें वो सुरंग ही बनानी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।